चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हालात का सामना डट के करिए। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हालात का सामना डट के करिए। और राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए। अपनी मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। प्रीवियस कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया और आई होप वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। वो क्रिया के रूप, जो मेन वर्ब के रूप होते हैं, आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, उसको समझने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हर स्टूडेंट की एक बेसिक नीड होती है, जिसको हम कहते हैं टेंस। जी हाँ, एक टेंस स्ट्रक्चर के वे में होता है, एक टेंस यूजेस होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो टेंस को हम स्ट्रक्चर के बेस पे बनाते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे बनाते हैं, उनको हम स्टार्ट करेंगे। पहली बात, कुछ चीजें मैं टेंस के बारे में आपको डिस्कस कर दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात को समझिएगा कि यदि सामने आपके क्वेश्चन आता है कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ टेंसेस, इसका आंसर अलग होगा। अगर आपसे बोला जाए फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, अर्थात टेंस के रूप कितने होते हैं, टेंस के भाग कितने होते हैं, इसका आंसर आप बिल्कुल अलग देंगे। पहला क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आपके सामने है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, अर्थात 3 होते हैं। और यदि आपके सामने क्वेश्चन है टेंस के टोटल भाग कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 12, अर्थात 12, जिनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और तीनों के 4-4 भाग मिलाकर के आपके टोटल भाग होते हैं कितने? 12। तो आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे। एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि आप टेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं और टेंस के आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता नहीं है, तो आप सबसे पहले चीज उस टेंस को पहचान नहीं पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये है कि यदि आप कोई सेंटेंस मतलब कोई भी सेंटेंस आप रीड कर रहे हैं, कोई भी पैसेज रीड कर रहे हैं, यदि उसमें पर्टिकुलर किसी सेंटेंस के टेंस को पहचानना हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो एक एक करके मैं पर्टिकुलर टेंस को पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग क्लास 6 टू लेकर के 12 तक या उसके ऊपर भी किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, जिस आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको ये इससे रिलेटेड टॉपिक पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है। आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए टॉपिक, ये क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहला प्रॉमिस, आप क्लास बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरी क्लास में बने रहिएगा, तभी आपको चीज समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ध्यान से देखिएगा ये फ्रेंड्स, टेंस में है आपका प्रेजेंट टेंस, और जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी आज आपके सामने क्या है? ये पहली वीडियो है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है, जरा समझ लीजिएगा, मेरे साथ बोलिएगा भी। अनिश्चित वर्तमान काल। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जितनी भी टेंसेस की मैं क्लासेस आपको कराऊंगा, यदि आप ढंग से कर लेते हैं, तो आपको किसी भी कोचिंग, किसी भी एक्स्ट्रा ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माय गारंटी। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि जहां भी आपके सामने टेंस का नाम आता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जहां भी आपके सामने टेंस का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक नाम आता होगा, किसका? वर्ब का। किसका नाम आता होगा? वर्ब का। और वर्ब को हम डिवाइड करते हैं 2 सेक्शन में, जिसमें एक को हम देते हैं नाम एक्शन वर्ब, दूसरा नाम होता है स्टेट इंफॉर्मेशन, या स्टैटिक वर्ब बोल सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वर्ब बोल सकते हैं। अर्थात एक ऐसी वर्ब जो एक्शन को शो करे, या फिर एक ऐसी वर्ब जो हमें स्टेट या इंफॉर्मेशन बताए। मेरी बात समझ गए? तो आपको यहां पे समझना है कि हम जितने भी टॉपिक यहां पर टेंस के पढ़ेंगे, उसमें सारे के सारे एक्शन वर्ब होंगे, अर्थात उसमें कार्य पाया जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, आप स्टैटिक अर्थात स्टेट बताने वाली वर्ब या इंफॉर्मेशन, सिर्फ जानकारी देने वाली वर्ब
के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है। वो सारी वर्ब्स हम पढ़ेंगे जिसमें हमें क्या मिलेगा, एक्शन मिलेगा। तो आप इसका बखूबी ध्यान रखेंगे। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन ये है डियर फ्रेंड्स कि यदि वाक्य की वर्ब यदि एक्शन शो करने वाली है तो ध्यान दीजिएगा, एक्शन यदि उसमें शो हो रहा है अर्थात एक्शन है उसमें, तो जनरली उस वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी होगी और मेन वर्ब भी होगी। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है जहां पर हम देखते हैं कि जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दोनों के सेंटेंस जब पॉजिटिव होते हैं ना, तो यहां पर सेंटेंस जो है एक्शन में होने के बावजूद भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यही आपको समझना है किसमें किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सेंटेंस होता है उसमें एक्शन होने के बावजूद भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो जो टोटल टेंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल टेंस की संख्या होती है ये टोटल कितनी होती है, 12 होती है इसमें। और एक और ध्यान रखेंगे, 4 पार्ट में बटा होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रखिएगा जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकता है, अर्थात इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी मिलेगी। जो आपका परफेक्ट टेंस है ये भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएगा। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। अर्थात आप देख सकते हैं कि कितने, ये तो 9 बिल्कुल डेफिनेट हो गए कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको देना ही देना है। इंडेफिनिट में आपका प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है इसके साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं। मैंने वही बताया, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट जो है इसमें सेंटेंस पॉजिटिव होने पर एक्शन भी है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। जब सेंटेंस प्रेजेंट एंड पास्ट में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जब नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होता है तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, हेल्पिंग वर्ब का। तो ये रही कुछ बेसिक बातें। अब हम लोग चल के स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं तो फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन मोर डिस्टेंस। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक, चलिए देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें देखिए ध्यान से, आप सब साथ ही साथ कॉपी पर नोट भी करते चलिए। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, शब्द आते हैं। ता है, ती हैं, शब्द आते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। यहां पर आपको जो शब्द मिलते हो वो कौन कौन होते हैं, ता है, ती है, ती हैं। ओके, ता है, ते हैं, ती हैं शब्द आपको मिलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें इसके सहायक क्रिया के। सहायक क्रिया, ओके, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ओके, किसकी हम बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं डू एंड डज का
जब सब्जेक्ट हम यूज करते हैं सिंगुलर तो हम यूज करते हैं डज, और जब सब्जेक्ट हम यूज करते हैं प्लूरल तो हम यूज करते हैं डू का। अब आप कहेंगे सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कैसे हम पहचानेंगे? तो याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट आपके सिंगुलर होते हैं उनमें नाम होता है ही, सी, इट एंड किसी का नाम। ओके, और जो सब्जेक्ट आप यूज करते हैं प्लूरल में वे होते हैं आई, वी, यू एंड दे। समझ के बात को? ही, सी, इट एंड नेम, क्या क्या? ही, सी, इट और नाम ये सिंगुलर हैं, एंड आई, वी, यू, दे ये क्या है? प्लूरल। इसका आप ध्यान रखेंगे। ओके, और यहां पर यदि हम बात कर लेते हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब इसमें दो आती है, ध्यान रखिएगा। पहली जो मेन वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म ही है जो प्लूरल होती है, अर्थात जब हम सब्जेक्ट यूज करते हैं प्लूरल तो इसके साथ हम यूज करते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का? बोलिए मेरे साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और जब एक और वर्ब हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं फिफ्थ फॉर्म, ये सिंगुलर होती है, और जब सब्जेक्ट हम सेंटेंस में यूज करते हैं सिंगुलर तो इसके साथ लगाते हैं मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। देख सकते हैं सिंगुलर प्लूरल आपके सामने है। ओके, और एक बात और आप ध्यान रखेंगे, इस सेंटेंस में एक्शन आपको मिलता है। क्या मिलता है? एक्शन मिलता है। क्लियर? चलिए, तो पहली चीज मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि जो इसका इंट्रोडक्शन पहचान है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आपको मिलता है। उसके बाद जो सहायक क्रिया इसकी होती है जिसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, वो हेल्पिंग वर्ब आपके डू और डज है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर यूज करेंगे तो डज का यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो ही, सी, इट और किसी का नाम होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो आई, वी, यू और दे होता है। ओके, मैं हिंदी बताना चाहता हूं, देखिएगा यहाँ पे जो ही होता है इसके मीन्स भी वह होता है लेकिन मेल के लिए होता है, सी मीन्स भी वह होता है लेकिन यह फीमेल के लिए होता है, इट मीन्स यह होता है, और नेम मीन्स किसी का नाम होता है, आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स ध्यान से सुनिएगा, वी मीन्स होता है हम सब, हम सभी, हम लोग, हम सब, हम सभी, हम लोग। क्लियर? यू मीन्स होता है तुम सब, तुम सभी, तुम लोग, तुम सब, तुम सभी, तुम लोग। एंड लास्ट वन इज दे, वे सब, वे सभी, वे लोग, वे सब, वे सभी, वे लोग। क्लियर होगी चीज है? अब जब हम इसमें मेन वर्ब की बात करते हैं तो जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल होता है, जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, राइट? तो जब सब्जेक्ट हम प्लूरल यूज करेंगे अर्थात इनको जब हम यूज करेंगे तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब सब्जेक्ट फिफ्थ फॉर्म तब यूज होता है, सॉरी फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है, और इसका प्रयोग हम जब करते हैं तब करते हैं जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, इसके साथ फिफ्थ फॉर्म होती है। अर्थात जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस सिंगुलर में सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम जो फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके ही, सी, इट और किसी का नाम होता है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग चलेंगे स्ट्रक्चर पे अर्थात अनुवाद बनाने पे। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। ओके, चलिए देखिए, देखिए फ्रेंड्स, पहला इसमें देखिए असर्टिव सेंटेंस जिसको कहते हैं साधारण वाक्य। सबसे पहले हमें यही पहचानना है कि देखिए पहले चीज कि हम प्रत्येक टेंस में सिर्फ दो ही सेंटेंस पढ़ेंगे, एक असर्टिव पढ़ेंगे, दूसरा इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने नाम लिखा है यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, कैसे हम पहचाने कि कोई भी सेंटेंस हमें जो मिला है वो असर्टिव है? तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, व्हिच सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट
and ends with full stop. Which sentence starts with subject and ends with full stop? ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य जो किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप के साथ क्या होते हैं? एंड हो जाते हैं। ऐसे सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होकर के फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, उनको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ओके, अब इसमें नंबर एक ये हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य का मतलब कि असर्टिव की तरह ही होता है, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव होता है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर आप इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर? अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब ये मेन वर्ब की फॉर्म्स में बताया गया है कि फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाया जाता है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फर्स्ट वीडियो का, आप जाके उसे जरूर वॉच करिए। फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद हम यूज करते हैं अदर वर्ड। ध्यान रखिएगा, यदि सब्जेक्ट हमने यूज किया है प्लूरल तो इसके साथ हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या हो जाता है? अदर वर्ड। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद जब सेंटेंस हम यूज करते हैं स्टूडेंट लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस जब हम यूज करते हैं तो इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। हिंदी क्या होती है? नकारात्मक वाक्य। अब यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए देखिए कैसे क्या है कि सब्जेक्ट हमने लिखा जिसको हमने सिंगुलर भी कर दिया और प्लूरल भी कर दिया। ठीक, इसके बाद प्लेस होता है हेल्पिंग वर्ब का डू और डज। ध्यान रखिएगा, जिस भी असर्टिव सेंटेंस में, मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, जिस भी असर्टिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो वह हेल्पिंग वर्ब ठीक सब्जेक्ट के बाद आता है और वह हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। तो जब सब्जेक्ट हम सिंगुलर यूज करेंगे तो डज लगा लेंगे, जब सब्जेक्ट हम प्लूरल यूज करेंगे तो डू का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद नेगेटिव वर्ड नॉट रखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कल बताया गया था कि जब सेंटेंस में हम डू और डज का यूज करते हैं तो उसके साथ सीधा हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसके बाद हम यूज करते हैं अदर वर्ड। क्लियर? ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हम ऐसे बनाते हैं। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद एक लास्ट स्ट्रक्चर इसमें आता है, स्ट्रक्चर आता है सी, जिसको हम कहते हैं नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं। अर्थात यहां पर सिर्फ नहीं था, नॉट मीन्स नहीं, लेकिन नेवर मीन्स कभी नहीं। इससे स्ट्रक्चर जरा देखेंगे स्टूडेंट, देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इसके ठीक बाद हम नेवर लगाएंगे। देखिए कैसे, यहां पर जब नॉट आया, क्योंकि इसमें नॉट तो है नहीं, तो नॉट आने की वजह से हेल्पिंग ऑफ डू डज आया और डू डज की वजह से मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आई। जब ये नॉट ही हट जाएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएंगे और हेल्पिंग वर्ब की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हट जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो नेवर लगाएंगे तो सीधा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लाएंगे? फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लियर? इसके बाद जब सब्जेक्ट हम यूज करेंगे प्लूरल तो इसके बाद हम लिखेंगे नेवर प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लियर? तो ये है आपके स्ट्रक्चर, इसको आप ध्यान से देख लेंगे क्योंकि अब हम लोग इस पे करने वाले हैं एग्जाम्पल। क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल। तो आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे यही हम लोग बना लेते हैं। देखिएगा कि वह एक किताब पढ़ता है,
देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, फुल स्टॉप के साथ एंड है। अब देखिए जैसे हम सेंटेंस जब ना हिंदी में लिखते हैं तो हमें मिलता है सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में वर्ब मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट अदर वर्ड और वर्ब है। लेकिन जब ये सेंटेंस इंग्लिश में होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड लिखना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद ये वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। ठीक है, चलिए देखिए बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, देखिए सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, अदर वर्ड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है कि नहीं। तो सेंटेंस यहाँ पॉजिटिव है। अब देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिमिलर या प्लूरल है, तो देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर सिमिलर था, ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ता है तो ही होगा, ही। रीड मीन्स होता है पढ़ना, लेकिन रीड फर्स्ट फॉर्म है और रीड्स क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म। यस लगाएंगे फिफ्थ फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म में यस लगा के उसको फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे, तो ही रीड्स। देखिए नंबर 2 है और ये नंबर 1 है और नंबर 3 कर लिया, तो 1 2 हो गया एक किताब, ही रीड्स अ बुक। बताइए स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। आ गया। अगर यही होता कि वे एक किताब पढ़ते हैं, वे एक किताब पढ़ते हैं, तो आप सीधा यहां पे करेंगे दे, और दे आपका प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात रीड लिखेंगे, दे रीड अ बुक। आई होप स्टूडेंट्स से क्लियर हो रहा होगा आपका। अब इसी को हम यदि नेगेटिव करेंगे कि जैसे तुम एक पत्र नहीं तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। अब देखिए पहले हम इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए तुम फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लेकिन यहां पर नॉट हमें जैसे रखना होगा वैसे रखेंगे। एक पत्र आपका 3 नंबर पे हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर आइए यू। अब यू प्लूरल है तो डू लिखेंगे, तो यू डू नॉट लिखना का राइट हो जाएगा, यू डू नॉट राइट व्हाट ए लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे नेवर अर्थात कभी नहीं का। तुम कभी नहीं, तुम कभी नहीं सिनेमा जाते हो। तायती मिल रहा है यहां पर ना। स्ट्रक्चर पे आइए, सब्जेक्ट यू प्लूरल है तो इस पे बनाएंगे, इस वाले पे यू नेवर, इसके बाद मेनोन की फर्स्ट फॉर्म। देखिए फर्स्ट ये हो गया, कभी नहीं को लिखेंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 2 हो गए, यू नेवर गो टू, 4 क्या हो जाएगा, सिनेमा, यू नेवर गो टू सिनेमा हो गया, यू नेवर गो टू सिनेमा, यू नेवर गो टू सिनेमा। क्लियर? तो ऐसे ही हमें बनाने हैं स्टूडेंट्स। अब आप सोचेंगे सर आपने बस एक ही एग्जांपल दिया, मैंने आपको एक हिंट दिया कि स्टूडेंट्स ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं, बनाते हैं। अब हम जो इंट्रोगेटिव, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करिए आप कि ये तीनों स्ट्रक्चर आप इसको बेहतर कर लेंगे। बेहतर का मतलब ये सीख लेंगे स्टूडेंट्स। इसी के लिए आपसे 400 500 रुपए कोचिंग वाले एक्स्ट्रा लेते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, बिल्कुल आपको मेहनत से सीखना है, बस आपको अपना समय देना है। ओके, तो आप लोग करेंगे, आई होप आप लोग करेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। अगर चैनल पे आप नए हैं और वीडियो पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।